हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन कविताओं पर चर्चा करेंगे वो हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता रामदास और अधिनायक। सबसे पहले हम रामदास कविता के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, रामदास कविता यह रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित की गई है। इसका प्रथम पद देखिए। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। यह अवतरण रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता रामदास से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने समकालीन परिवेश की भयावहता एवं शासन तंत्र के निठल्लेपन का स्पष्ट वर्णन किया है। यहाँ रामदास को एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधि पात्र माना गया है और उसी को लक्ष्य कर कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि चौड़ी सड़क से एक पतली गली जुड़ी हुई थी। उस दिन आकाश में बादलों की गहरी घटा छाई हुई थी और सड़क पर आगे बढ़ रहा रामदास उदास था। उदास क्यों था वो? क्योंकि उसका अंत समय समीप आ गया था। उसे यह बता दिया गया था कि उसकी खुलेआम चौड़ी सड़क पर दिन में ही हत्या हो जाएगी। इस तरह अपने जीवन से निराश और उदास रामदास सड़क पर धीरे धीरे अकेले चलने लगा। वह उस समय सोच रहा था कि अपनी रक्षा के लिए किसी को साथ ले ले, परंतु उसने यह विचार फिर त्याग दिया क्योंकि सड़क पर और भी कई लोग थे। यद्यपि वे सब मौन अर्थात परस्पर यानी आपस में सद्भाव और सहयोग की भावना उनमें नहीं थी और उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, क्योंकि यह सभी को ज्ञात था कि उस दिन रामदास की हत्या होगी। इस पद में कवि ये कहना चाह रहा है कि रामदास सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है और सामान्य व्यक्ति को कोई भी हानि पहुंचा सकता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति का जीवन नितांत अकेला होता है, इस कारण उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है और यह वर्तमान काल का यथार्थ है जो इस पद में बड़ा ही सरल तरीके से व्यक्त किया गया है। अगला पद देखिए। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर, सदे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आँख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से जब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फंवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। इस पद में कवि ने रामदास की हत्या को लक्ष्य कर समकालीन जीवन में जो संवेदनहीनता की स्थिति बनी हुई है उस भाव को व्यंजित किया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि रामदास को अपने जीवन का अंत होने का पहले से ही पता था। वह अकेला ही चला जा रहा था। उस समय वह सड़क के बीच में अपने दोनों हाथ पेट पर रखकर
खड़ा हुआ था। उस समय अन्य लोग सधे कदम रखकर उसके आसपास आए और उसे आंखें गड़ाकर देखने लगे, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि आज उसकी हत्या होना तय है। रामदास लोगों से कुछ दूरी पर खड़ा था कि तभी गली से हत्यारा निकल आया। उसने रामदास का नाम पुकारकर उसे ललकारा और हाथ में चाकू उठाकर पूरी शक्ति से उस पर मारा, जिससे रामदास के शरीर से खून का फव्वारा फूट निकला, अर्थात उसके शरीर से खून बहने लगा था। रामदास ने किसी से यह नहीं कहा था कि उसकी हत्या होगी, अर्थात उसने अपनी रक्षा एवं सहायता के लिए और अपने साथ होने वाली हिंसक घटना के संदर्भ में किसी से कुछ भी नहीं कहा था। इस प्रकार खुलेआम सड़क पर चलते समय उसकी हत्या की गई, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। इस पद में कवि ने जो समकालीन सामाजिक परिवेश है उसमें जो संवेदनहीनता और स्वार्थपरता की भावना फैली हुई है उसकी सशक्त व्यंजना की है। सामान्य वर्णन के द्वारा इस सत्य का उद्घाटन भी किया है। पद योजना भावों के अनुरूप है। सपाट बयानी एवं सुबोधता भी पद में बड़ी ही दृष्टिगोचर होते हैं। अगला पद देखिए। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रह। लगे बुलाने उन्हें, जिन्हें संशय था हत्या होगी। कोई व्यक्ति भीड़ से निकल कर आता है और रामदास की हत्या करके वापस भीड़ को ठोलकर निकल जाता है। उसी का इस पद में वर्णन हुआ है कि सामाजिक परिवेश की यथार्थता और संवेदनहीनता इस पद में मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि हत्यारा गली से आया और रामदास को चाकू मारकर वहाँ पर इकट्ठी भीड़ को धक्का देकर लौट गया, अर्थात हत्यारा जिस रास्ते से आया था उसी ओर निधड़क चला गया। खून बहने से रामदास वहीं बीच सड़क पर मरा पड़ा है। उसे लक्ष्य कर सभी लोग बार बार कहते रहे कि देखो देखो हत्या हो गई, आदमी मारा गया। ऐसा कहने पर भी वे लोग वहीं पर अपनी जगह खड़े रहते हैं, अर्थात सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला तो रहे हैं हत्या हो गई, हत्या हो गई, मगर मानवीय दृष्टि से उसकी सहायता करने कोई भी आगे नहीं आता है। वे रामदास की सहायता करने की अपेक्षा उन्हें बुलाने की बातें करने लगते हैं, जिन्हें कि पहले से ही रामदास की हत्या होने का संदेह था। कहने का भाव यह है कि आत्मीय जनों तथा शासन तंत्र में मानवीय संवेदना का नितांत अभाव दिखाई देता है। हत्या होने का संदेह पहले से ही था, फिर भी समय रहते उसकी रक्षा नहीं की गई। यहाँ सामान्य जन के प्रति रामदास के जीवन की उपेक्षा की गई है। कवि यही बतलाना चाहता है कि समकालीन जीवन की विद्रूपता एवं मानवीय संवेदनहीनता का इस पद में वर्णन करने का प्रयास किया है और हमारे शासन तंत्र पर भी आक्षेप किया गया है, जो घटना होने की आशंका के बावजूद भी घटना को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। वर्तमान की जो विद्रूपता और समाज में मनुष्य में जो संवेदनहीनता फैली हुई है उसका चित्रण इस पद में किया गया है। अगली जो कविता है वो है अधिनायक।
राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। फटा सूथ ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखबल टमटम बलम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से ही उद्धृत है। इसमें हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसके मूल आशय तथा वर्तमान काल में देश की दशा को लक्ष्य कर कवि ने इसमें व्यंग्य रूप में हमारे राजनीतिज्ञ अधिनायकों की स्वार्थपरता का चित्रण किया है। कवि व्यंग्य रूप में कहता है कि हमारे राष्ट्रगान में जय हे भारत भाग्य विधाता एक पदबंध गाया जाता है। वह भारत के भाग्य का निर्माता या स्वामी कौन है, अर्थात जनतंत्र में जनता देश की भाग्य विधाता है अथवा स्वार्थी भ्रष्ट पदारूढ़ राजनेता इसके अधिनायक हैं। इस राष्ट्रगान को देश का सामान्य व्यक्ति भी जो कि फटेहाल रहता है और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने को मजबूर बन जाता है, वह भी बड़े गर्व के साथ गाता है। गणतंत्र दिवस आदि के अवसर पर शासनारूढ़ नेता मखबल की गद्दियों से सजे टमटम पर परेड से सलामी लेने आता है। उसके आगे पीछे बल्लम वाले रक्षक चलते हैं। तुरही का घोष होता है। पगड़ीधारी रक्षक छत्र चंवर लेकर चलते हैं। फिर तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर राष्ट्रीय पर्व प्रारंभ होता है तथा देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। उस समय अधिनायक की जय जय कौन करता है। यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि जनतंत्र में जनता ही देश की अधिनायक एवं भाग्य विधाता है, परंतु आज स्थिति विपरीत दिखाई दे रही है और जनता को दासों की तरह केवल जयकार करने का ही अधिकार रह गया है। भारतीय गणतंत्र में सामान्य जनता की चिंतनीय स्थिति का यथार्थ वर्णन इस पद में हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भ्रष्ट राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर सशक्त व्यंग्य भी किया गया है। राष्ट्रगान के मूल भाव तथा राजनीतिज्ञों की स्वार्थपरता को लेकर भी भावाभिव्यक्ति इस पद में बड़ी ही प्रकट हुई है। लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग भी बड़ा ही सुंदर तरीके से हुआ है। अगला और अंतिम पद है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बचाता है। बूचे का अर्थ होता है कनफटे। इस पद में भी कवि रघुवीर सहाय ने स्वतंत्र भारत की चिंतनीय दशा पर आक्षेप करते हुए आम जनता की व्यवस्था का वर्णन किया है। कवि व्यंग्यपूर्व कहता है कि गणतंत्र दिवस समारोह अथवा अन्य जो राष्ट्रीय समारोह होते हैं उनके अवसर पर देश के पूर्वी एवं पश्चिमी प्रदेशों के गरीब भूखे नंगे नर कंकाल जैसे कनफटे भिखारी जैसे अनेक लोग आते हैं। उस समय राज सिंहासन पर बैठा राजनेता उन्हें तमगे पहनाता है, अर्थात तमगे का अर्थ होता है पदक या मेडल, पुरस्कृत एवं सम्मानित करता है। वह तमगे लगाने वाला कौन है। भारतीय जनता के मन का स्वामी वह महाबली कौन है, जिसे देखकर डरा हुआ आम भारतीय नागरिक व्यवस्था से बाजा बजाता है, अर्थात उसकी महिमा से जय घोष करता है, रोज उसकी प्रशंसा करता है तथा उसके समर्थन में नारे लगाता है।
ऐसा बलशाली अधिनायक अर्थात स्वतंत्र भारत की जनता का स्वामी, उनका भाग्य विधाता कौन है? इस पद में स्वतंत्र भारत में सत्तासीन राजनेताओं की स्वार्थपरता, ढोंग एवं दिखावे की प्रवृत्ति पर भी आक्षेप किया गया है। जनता ही वास्तविक रूप में देश की अधिनायक होती है, परंतु वह विवश होकर दूसरों को अपना अधिनायक एवं भाग्य विधाता मानकर उनके पिछलग्गू बन जाती है, शोषण का शिकार हो रही है। यह स्थिति बड़ी ही चिंतनीय है। प्रतीकात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता इस पद में प्रखर दृष्टि से प्रयुक्त की गई है। इस प्रकार रघुवीर सहाय की 2 कविताएं रामदास और अधिनायक समाप्त होती हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।